हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं रिवीजन नोट्स लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के। और इसको देखने के बाद आपका इस चैप्टर से जो कन्फ्यूजन रहता है ना कि क्या लर्न करें क्या नहीं करें, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है व्हाट आर रोडवेज। यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। इट्स इम्पोर्टेंस कैन बी व्यूड। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है आप देखो क्या क्या है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन रेलवे। ये जो एक है ना डिफरेंस भी है बेसिकली रोडवे और रेलवे में। रोड्स कैन ट्रैवर्स कंपेरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। ऊबड़ खाबड़ अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी यानी कि ऊबड़ खाबड़ टूटी फूटी टोपोग्राफी पर यानी ज़मीन पर भी रोड्स को है बनाया जा सकता है। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स एंड as such can travel mountains such as हिमालयाज। तो रोड्स जो हैं उनको आप स्लोपी इलाकों में भी बना सकते हो, वेयर एज रेलवे ट्रैक्स को आप स्लोपी इलाके में नहीं बना सकते हो। सो रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट of slopes and as such can traverse mountains such as हिमालयस। यानी हिमालयाज में भी आपको रोड्स दिखेंगी, यानी रोड्स का कंस्ट्रक्शन स्लोपी हिल एरियाज और माउंटेन्स पर भी हो सकता है। इट इज़ इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन। ये इकोनॉमिकल रहता है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन, यानी अगर एक फैमिली के साथ घूम रहे हो तो आप क्या इसे यूज़ कर सकते हो, रोड को यूज़ कर सकते हो एज अ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। और अगर आप चाहो तो यहाँ से गुड का आप ट्रांसपोर्टेशन भी करवा सकते हो, लेकिन जो गुड्स ट्रैवल करेंगी वो स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स होनी चाहिए जो कि शॉर्ट डिस्टेंस को ही कवर कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। यहाँ पे डोर टू डोर सर्विस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जोमेटो से पिज़्ज़ा मंगवाया या कुछ भी खाने पीने का मंगवाया तो एकदम आपके होम डिलीवरी होती है, यानी कि डोर टू डोर डिलीवरी उसे कहते हैं, डोर टू डोर सर्विस आपको मिलती है। इट्स यूज एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब अगर रोड्स नहीं होंगी तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने सामान को ट्रेन में बैठाना है और उसे ट्रेन से ले जाना है कहीं और, लेकिन ट्रेन तक आने के लिए भी मुझे एक ट्रक चाहिए होगा, एक ट्रैक्टर चाहिए होगा जिसमें वो सामान लोड होकर के आएगा, फिर रेलवे स्टेशन पर जाएगा, फिर वो ट्रेन में बैठेगा सामान और फिर वो ट्रैवल करेगा। तो आपने देखा कि अगर रोड ही नहीं होती तो और अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन ही नहीं सकते थे। आपको एरोप्लेन को उड़ाना है तब भी आपको एयरपोर्ट पे जाना होगा, एयरपोर्ट में जाने का एक रोड होती है। आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो आपको रोड से जाना पड़ेगा, तो आपको जहाँ पे भी जाना है आपको एक बार तो रोड लेनी ही पड़ेगी और उसके बाद आप जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहो उसे यूज़ कर सकते हो। तो इट्स अ फीडर ऑफ टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट such as they provide link between railway stations, air and seaports. अब यहाँ पे हम देखते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया था एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोटा, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। जो गवर्नमेंट थी उसने लॉन्च किया एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे। तो ये एक 6 लेन सुपर हाईवे है, पहली बात तो ये। और जैसे अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे, यहाँ पे नहीं दे रखा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा आपका दिल्ली, ठीक है, फिर दिल्ली के बाद यहाँ पे एक तो है आपका दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई and back to Delhi. This is a quadrilateral which you can see. और ये क्या है आपका एक 6 लेन सुपर हाईवे है। तो ये कनेक्ट कर रहा है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को और फिर मुंबई से फिर दिल्ली को बाय 6 लेन सुपर हाईवे। अब यहाँ पे क्या है कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, अब देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे में ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है कि ये नॉर्थ
और साउथ को लिंक कर रहा है। नॉर्थ में जो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से आपके तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है वहां तक ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये कुछ ऐसे आपके, सॉरी, ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, यानी ये ईस्ट से चला और वेस्ट की तरफ आया। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में आपके जो ईस्ट में आ रहा है वो सिलचर है, और जो वेस्ट में आ रहा है वो पोरबंदर है। जो सिलचर है वो यहाँ पर आपका सिलचर जो है असम में है, और पोरबंदर आपका गुजरात में है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दी सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस। तो जो सुपर हाईवेज इनका यही काम है कि ये हमारा जो टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, और जो इतना लंबा डिस्टेंस पहले कवर करना पड़ता था, तो ये जो सुपर हाईवेज हैं ये इतनी हाई स्पीड में आपको ले जाते हैं कि जो बहुत कम टाइम में, और डिस्टेंस क्या कम हो जाता है कि ये ऐसे रास्ते से बनाए जाते हैं कि जो डिस्टेंस है उसमें भी फ़र्क आता है। तो ये क्या है, रिड्यूस करता है डिस्टेंस को और टाइम एंड डिस्टेंस को। और ये जो हाईवे प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट किया गया था NHAI, दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन क्या आता है कि नेशनल हाईवे, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, इनको जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे जब हम देखेंगे तो इसको CPWD, दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसने इम्प्लीमेंट किया था, इसने तैयार किया था। फिर अगर हम स्टेट हाईवेज की बात करेंगे तो वहाँ पे PWD हम देखेंगे, दैट इज स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स देखेंगे, है ना, जिनको ज़िला परिषद बनाता है। फिर अदर रोड्स हैं, ठीक है, और उसके बाद बॉर्डर रोड्स होती हैं, जो कि जो BRO है, BRO दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो तैयार करता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन कौन उन्हें तैयार करे, इसलिए मैं ये नोट्स लाई, क्योंकि नोट्स से हम ज़्यादा जल्दी लर्न कर सकते हैं, राइट। सो नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री का क्या मतलब है कि वो दूर दराज के इलाके जहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट तो है, जो कि इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है, प्रॉस्परस है, फ्लरिशिंग है, लेकिन उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो ये क्या है, नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लेड एंड मेंटेन बाय CPWD। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ऑल्दो यहाँ मेंशन्ड नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कई सारे नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज हैं जो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, आप देख सकते हो कि नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट कर रहे हैं, ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। एक हिस्टोरिकल हाईवे है जिसका नाम है शेरशाह सूरी मार्ग, इसे नेशनल हाईवे नंबर 1 कहा जाता है, और ये दिल्ली और अमृतसर के बीच का रास्ता कवर करता है। ठीक है, नेशनल हाईवे अपन को क्लियर हो गया, और नेशनल हाईवे में जो इम्पोर्टेंट बात थी ना, एक वो भी क्लियर हो गई कि एक है अपना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखने वाला शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे हम नेशनल हाईवे NH1 कहते हैं, और ये कहाँ पे डाला गया है, दिल्ली और अमृतसर के बीच में डाला गया है। अब आता है स्टेट हाईवेज। State highways link a state capital with different district headquarters and are constructed and maintained by CPWD. क्या बोला गया, सॉरी, CPWD, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, दैट इज PWD। देखो, जो अपन के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे को तैयार करता है उसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज NHAI। जो नेशनल हाईवे को तैयार करता है उसका नाम है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, दैट इज CPWD। स्टेट हाईवे को जो तैयार करता है उसको हम कहते हैं PWD, दैट इज स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स को तैयार करता है वो जिला परिषद रहता है, जो बॉर्डर रोड्स को तैयार करता है उसे हम ब्रो कहते हैं, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्टेट हाईवेज लिंक स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट
district headquarters and are constructed and maintained by state public work department. क्या है state highways? मान लो मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये राजस्थान है, और रफ फिगर ऑफ राजस्थान और रफ मैप ऑफ राजस्थान, और अज्यूम कर लो कि यहाँ पे एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हम ले लेते हैं अलवर, मान लो, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है यानी कि यहाँ पर आईएएस बैठते हैं, इससे आप कह सकते हो जहाँ पे आईएएस बैठते हैं। अब अगर मुझे इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ट्रैवल करना है जयपुर की तरफ, तो जो हाईवे मैं उठाऊंगी वो होगा स्टेट हाईवे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपको पता है, ठीक है, जिला है ना। अब इस जिले में आपको पता है कि अलग अलग छोटे छोटे विलेजेस होंगे, है ना, छोटे छोटे विलेजेस होंगे, लेकिन एक यहाँ पे होगी मेन सिटी, और वो जो मेन सिटी होगी वहां पर आईएएस बैठता है और उस पूरी डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है। तो हेड क्वार्टर कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहा जाता है उस मेन सिटी को जहाँ से कंट्रोल करता है जो भी आईएएस, या जहाँ से पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कंट्रोल की जाती है, ठीक है। तो अगर मैं अलवर से जयपुर जा रही हूँ तो फिर जो मैं रास्ता पकड़ूंगी वो स्टेट हाईवे का होगा, ठीक है। और इन्हें कौन कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन करता है, दैट इज पीडब्ल्यूडी, दैट इज स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और ये जो अपना पीडब्ल्यूडी है, ये केवल जो स्टेट्स हैं उनमें ही नहीं बनाता है स्टेट हाईवेज को, बल्कि यूनियन टेरिटरीज में भी स्टेट हाईवेज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, यूनियन टेरिटरीज में स्टेट हाईवेज होने का मतलब ये है कि वहाँ पे स्टेट हाईवेज बनाए जाते हैं, वहाँ पे स्टेट होती है, वो जो स्टेट है वो कनेक्टेड होती है किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। डिस्ट्रिक्ट रोड, अब मान लो अलवर है ना, मैंने जैसे अलवर कहा, अभी अलवर जो है ये आपका, अलवर छोड़ो, अपन अब देहरादून लेते हैं जैसे, ठीक है। अब देहरादून क्या है, देहरादून है एक डिस्ट्रिक्ट, देहरादून डिस्ट्रिक्ट है और इसके आसपास अगल बगल में छोटे छोटे विलेजेस एंड टाउन्स हैं जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आते हैं। देहरादून क्या है, देहरादून है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और उसके अंडर में आपके ऋषिकेश भी आ रहे हैं और बहुत छोटे 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 अदर विलेजेस एंड टाउन्स भी आ रहे हैं। तो वो रोड जो कि मान लो देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ रही है, यानी कि देहरादून विच इज अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उसको जोड़ रही है किसी दूसरे पार्ट से, है ना, विद इन एक सेकेंड, हाँ, तो देहरादून जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है इसको जोड़ रही है उत्तराखंड से, सॉरी ऋषिकेश से। ऋषिकेश क्या है, ऋषिकेश हमारा एक प्लेस है, छोटा सा टाउन विलेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि, तो अब यहाँ पर हम समझ गए कि देहरादून जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है इसको अदर प्लेसेस से अपने आसपास के जोड़ने वाला ये डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाता है। So the roads connect the district headquarter with other places of the district are maintained by जिला परिषद, ठीक है। The roads connect district headquarter, जो रोड्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करती है अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से, और इसको कौन मेंटेन करता है और ले करता है, एकदम जो बिछाता है रोड्स को बनाता है, वो है जिला परिषद। अदर रोड्स, अब अदर रोड्स में आपकी रूरल रोड्स आ जाती है। अब अदर रोड्स में कौन सी रोड्स आती हैं, अदर रोड्स में हम उन रोड्स को रखते हैं जो रूरल रोड्स है, एक विलेज और दूसरा विलेज, तो वो जो विलेज वाली रोड्स रहती है बन गई वो रूरल रोड्स है, विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन। तो रूरल एरियाज या विलेजेस को किसी छोटे टाउन से जोड़ दे रही है वो विलेजेस, वो हमारी कहलाती है अदर रोड्स, ठीक है। These roads receive special impetus under प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब ये क्या है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसको मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। देखो, इस स्कीम में क्या था कि स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे, सो दैट under this scheme special provisions are made so that every village in the country is linked to a major town in the country by an all season motorable road। प्रॉब्लम क्या है
कि ये जो अदर रोड्स हैं ये विलेज एक रूरल एरिया से किसी टाउन तक ये आपकी रहती है। मतलब मान लो ये कोई रूरल एरिया है, रूरल एरिया से किसी टाउन तक ये आपकी विलेजेस जो हैं ट्रैवल कर रही हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो रूरल एरियाज हैं, इन इन रूरल एरियाज से टाउन तक की जो विलेजेस अपन ने जोड़ी हैं, ये हमने कनेक्ट करी हैं बाय कच्ची रोड्स। ये हमारी कच्ची रोड्स हैं, कच्ची रोड्स। प्रॉब्लम क्या है कि रूरल एरिया से जो टाउन तक की विलेजेस अपन जो रोड्स अपन की जा रही है, ये कच्ची रोड्स हैं। तो एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब ये बात हुई है कि जो भी विलेजेस हैं हमारी कंट्री में, उनको एक मेजर टाउन से कनेक्ट किया जाए और ऐसे रोड से कनेक्ट किया जाए जो कि मोटरेबल रोड्स हो। मोटरेबल यानी कि जहाँ पे व्हीकल्स ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ पे व्हीकल्स ट्रैवल कर सकते हो। और ये जो मोटरेबल रोड्स हो, ये ऑल सीजन मोटरेबल रोड हो, यानी कि ये नहीं कि गर्मियों में तो सही रहा, सर्दियों में सही रहा, जैसे ही बारिश आई तो पूरा मिट्टी का वो बन गई, मिट्टी की नदी बन गई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। अगर रेनी सीजन के दौरान ये रोड्स खराब हो जाती हैं, अगर रेनी सीजन के दौरान इन रोड्स पर पानी जमने लग जाता है, सो दीज आर नॉट ऑल सीजन मोटरेबल रोड्स। ओके, ये रेन सीजन में खराब हो जा रही है। इस वजह से क्या ज़रूरी है कि ये रोड्स ऐसी हो जो कि ऑल सीजन मोटरेबल रोड्स हो। अब हम देखते हैं रोड डेंसिटी। द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड। जो लेंथ ऑफ रोड है, यानी रोड की जो लंबाई है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया। तो अगर ये कोई रोड है आपके पास, ठीक है, और आप इस रोड की लेंथ को 100 स्क्वायर किलोमीटर तक नाप लो, तो दैट इज योर रोड डेंसिटी, ऑल्दो इट्स नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। ओके, एक सेकेंड, बॉर्डर रोड्स रह गया ना। हाँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। जो बॉर्डर रोड्स हैं, इनका क्या काम रहता है कि ये बॉर्डर रोड्स, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम रहता है, बेसिकली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये गवर्नमेंट का ही एक, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही रिक्रूट होते हैं अपने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग। ये क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन करते हैं रोड्स को इन द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ द कंट्री। ओके, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज दिस ब्रो ऑर्गेनाइजेशन, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1960s में। क्यों इस्टेब्लिश हुई थी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ एरियाज। ये इसलिए स्टैब्लिश हुई थी कि जो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज है, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन की जाए। ये एरियाज में रोड कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट सिंपल, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, प्रॉपर तरीका चाहिए होता है। इस तरह से बनाई जाती है कि रोड्स बनने के बाद ऐसा ना हो कि जो हमारे दुश्मन लोग हैं वो यहाँ पे आ जाए। तो कोई स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस होती है, दीज रोड्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी चलती है कुछ, ठीक है। Now, ये जो roads है have improved accessibility in areas of difficult terrains and have helped in the economic development of these areas. ये जो roads है ये improve कर सकती है accessibility in areas of difficult terrain। अब जैसे हमारे जो border areas है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न की, वो ज़्यादातर हिमालयन या माउंटेनियस है, तो वहाँ पर ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रोड्स बनाती है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जब रोड्स बनाई तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, improved accessibility in areas of difficult terrains and have helped in the economic development of these areas. ठीक है, रोड डेंसिटी इज नॉट इन योर सिलेबस येट। रेलवेज, अब यहाँ पे देखो रोडवेज और रेलवेज ना, ये दोनों का कंपैरिजन भी रहता है
इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है, इसलिए दोनों को एकदम एक दूसरे रिलेट करते हुए लेना है कि रोडवेज में ऐसा होता है, अच्छा रेलवेज में ये नहीं होता. Now, the distribution pattern of railway network in the country has been largely influenced. Distribution of pattern of railway network in the country has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factors. अब हमारे देश में जो रेलवे नेटवर्क्स हैं, यानी कि जो आपको रेलवेज यानी जो ट्रेन्स मिलेंगी हमारे पूरे देश में, तो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं या इन्फ्लुएंस्ड होती हैं बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. अगर हम बात करें फिजियोग्राफिक यानी हिमालयन रीजन्स हो गए, तो हिमालयन रीजन्स या ऐसे रीजन्स जहाँ पे आपको स्लोपी एरियाज मिले जो कि माउंटेनियस हो, जो कि अंडुलेटिंग एंड डिसेसिव हो, है ना, डाइसेक्टिव हो, डिसेसिव नहीं डाइसेक्टिव सॉरी, तो डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग रीजन्स में आपको ये जो तरह के रेलवेज हैं नहीं मिलते. तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट प्रेजेंट इन स्लोपी, अंडुलेटिंग एंड डाइसेक्टेड एरियाज और रीजन्स, बिकॉज इसको बनाना आसान नहीं है जितना कि रोड्स को बनाना है. ठीक है, तो फिजियोग्राफिक का मतलब है कि ये जगह ढूंढनी पड़ेगी कि यहाँ इसको बनाया जा सकता है, यहाँ नहीं बनाया जा सकता. ठीक है. इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का क्या मतलब है कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं. तो दिल्ली में क्या बनाया गया है, दिल्ली में बनाया गया है मेट्रो. अलवर में, ऋषिकेश में या छोटे छोटे शहर देशों में मतलब आपको रेलवेज मतलब ये मोटर्स ये क्या कहते हैं मेट्रोज नहीं मिलेंगी, लेकिन ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिलेंगी, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज ये क्या करती है, ये इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड होती है. सो मेट्रोपॉलिटन सिटीज विच आर इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड हैव वेरी हाई रेलवे नेटवर्क्स, राइट. एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की बात करें, अब दिल्ली ही है, दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन होता है. दिल्ली इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ होल कंट्री. तो दिल्ली में आपको बहुत रोडवेज दिखेंगे, बहुत अलग अलग तरह के रोडवेज दिखेंगे. क्यों? क्योंकि दिल्ली में हर जो बेसिकली इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेनर्स आएंगे वो दिल्ली में घूमने के लिए आएंगे. इवन दूसरे देशों के पीएम सीएम भी दिल्ली में घूमने के लिए आएंगे. तो दिल्ली का लुक थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा बेटर होना चाहिए. और दिल्ली में अगर कोई घूमने आ भी रहा है, क्योंकि बेसिकली दिल्ली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है. तो दिल्ली में अगर कोई दूसरे देश का भी आ रहा है घूमने के लिए, तो फिर क्या रहता है कि वो कम टाइम में जो है अपना ट्रैवलिंग कर सके. तो ये बातें होती हैं कि distribution pattern of railway network in the country has been largely influenced by physiographic, economic, and administrative factors. The Himalayan mountain regions are unfavorable for the construction of railways. हिमालयन रीजन्स में रेलवेज नहीं बनाए जा सकते. वाई दे कैन नॉट बी लेड डाउन इन द वाई रेलवेज कैन नॉट बी लेड डाउन इन द हिमालयाज और इन द माउंटेनियस रीजन्स, बिकॉज ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है. इट इज़ दिस टाइप ऑफ टेरेन इज अनफेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज. ओके, ऐसा क्यों है, हिमालयन माउंटेन्स में क्यों नहीं बन सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे हाई रिलीफ है, यानी ऊंचाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं. स्पार्स पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन नहीं है. जब आपको जब पॉपुलेशन ही नहीं होगी, दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक रीज़न है कि वहाँ पे मेट्रोज हैं. ऑल दो वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ मेट्रोज हैं. वहाँ पर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि पीपल को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, रोड्स तो कम पड़ जाती है वहाँ पे, रोड्स पे तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है. तो हमने क्या कर दिया, वहाँ पे रेलवे बना दिया, मेट्रोज बना दिए, जो कि लोकली उसमें ट्रांसपोर्टेशन कर दे रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेलवेज हैं वो रेलवेज उसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पॉपुलेशन होगी, क्योंकि बेसिकली रेलवेज का काम है कि लोगों का ट्रांसपोर्टेशन करें. जहाँ लोग होंगे वहीं डिमांड होगी, और जहाँ लोग होंगे वहीं सब घूमने फिरने आएंगे, है ना. तो इस वजह से यहाँ की स्पार्स पॉपुलेशन की वजह से इतना ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा कि रेलवेज कंस्ट्रक्शन यहाँ की जाए. एंड ईच ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. और यहाँ पे इतनी अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, जब पॉपुलेशन ही नहीं है तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कैसे होंगी? देखो, हर चीज़ ना इकोनॉमिक्स में वन आफ्टर द अदर जाती है, ज्योग्राफी में भी
जैसे आप देखो, अगर ट्रेड होगा तो ट्रेड होगा, वहाँ इंडस्ट्रीज बनेंगी, वहाँ इंडस्ट्रीज बनेंगी, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बनेगा, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बनेगा, वहाँ लोग आएंगे। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है, इस तरह से किसी जगह में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। हिमालय में ये सब चीज़ें लैगिंग हैं, इस वजह से वहाँ पे ये नहीं बन सकते रेलवेज। Northern plains having high population density provide most favorable conditions for their growth. नॉर्दर्न प्लेन्स की बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, बहुत पॉपुलेशन है, यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ रेलवेज. River requiring construction of bridges across the wide beds posed some obstacles for the construction of railway lines. अब रेलवे लाइंस तो देखो, जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे आराम से डाले जा सकता है, लेकिन क्या है, नॉर्दर्न इंडिया में नदियाँ बहुत बहती हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि नदियों के ऊपर से आप ट्रैक निकाल दोगे, इसलिए आपको अब क्या चाहिए, आपको चाहिए ब्रिजेस. सो ब्रिजेस आर मेड, ब्रिजेस के ऊपर रेलवे ट्रैक बिछाते हैं, उसके ऊपर ट्रेन चलाते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा जो रिवर्स हैं दे आर क्रिएटिंग एन ऑब्स्टिकल. ओके, तो यहाँ पे ये था. उसके बाद आता है दैट रिवर रिक्वायर, ओके ये हो गया. अब आता है पाइपलाइंस. अच्छा नहीं, एक चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कि इधर मिसिंग है नोट्स में, एंड दैट इज कि जो रेलवे लाइंस हैं उनको आप सैंडी प्लेन्स में ऑफ वेस्टर्न राजस्थान या स्वैम्प ऑफ गुजरात या फॉरेस्ट ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड वहाँ पे नहीं बना सकते हो. देखो, जब मैंने बोला राजस्थान, तो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो पूरा रेतीला है, वहाँ पे इसे नहीं बनाया जा सकता. गुजरात में क्या है, स्वैम्प्स है. स्वैम्प क्या होता है, दलदला इलाका है बहुत ज़्यादा गुजरात में, तो वहाँ दलदला इलाका होगा तो आपका ट्रैक के अंदर घुस जाएगा. फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कितना है, तो यहाँ पे आपने देखा कि अब जैसे मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट इलाका बहुत ज़्यादा है, तो क्या फॉरेस्ट को काट काट के बनाए, दैट वुड नॉट बी दैट गुड फॉर द नेचर एज वेल. सो वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द नेचर, वी शुड नॉट हार्म द नेचर, वी शुड हैव दैट सब्स्टिट्यूट विच शुड नॉट harm any which should not harm our nature. We should have the substitute that is नेचर फ्रेंडली. ऐसा सब्स्टिट्यूट निकालो जो नेचर फ्रेंडली हो, तो मत ही बनाओ आप अपने रोड्स, है ना, मतलब जो रेलवेज हैं रोड से काम चलाओ. उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है. कहाँ का, उड़ीसा, एमपी और झारखंड. ठीक है, अब आगे चीज़ क्या है, the contiguous stretch of Sahyadri could be crossed only through gaps or passes. जो कॉन्टीजियस यानी कि कंटिन्यूअस स्ट्रेच है सह्याद्री का. सह्याद्री एक रेंज है, माउंटेन रेंज, और कंटिन्यूअस है यानी कि कहीं गैप नहीं है, ऐसे लगातार लगातार है. कंटिन्यूअस रेंज है, कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री रेंज कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पासेस. अब क्या है कि ये जो सह्याद्री है ये कंटिन्यूअस रेंजेस है, यानी कि कोई रोक ही नहीं है, एकदम लगातार ये एक के बाद एक पहाड़ आते जा रहे हैं, कोई गैप ही नहीं है दो माउंटेन्स के बीच में. जैसे ये एक माउंटेन आ गया तो यहाँ पे गैप आ गया, और ऐसा है ही नहीं. लेकिन जहाँ जहाँ गैप्स मिलते हैं तो वहाँ वहाँ हमने क्या बना दिए हैं, पासेस बना दिए हैं. दो माउंटेन्स के बीच में जो गैप्स रहते हैं वहाँ हमने पासेस बना दिए. In recent time, the development of Konkan Railway along the west coast has facilitated the movement of passengers and goods in most important economic region of India. अब जो ये कोंकण रेलवे बनाया गया है, ये कोंकण रेलवे बनाया है वेस्टर्न कोस्ट पे. वेस्टर्न कोस्ट पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, वेस्टर्न कोस्ट पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, तो वेस्टर्न कोस्ट पे ये रेलवे बनाना अति आवश्यक हो गया था. मुश्किलों को पार करते हुए भी, मुश्किलों को फेस करते हुए भी यहाँ पे ये रेलवे बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर अगर रेलवे नहीं बनता तो इधर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि एक बहुत ही इकोनॉमिक रीजन है ये. तो यहाँ पर इकोनॉमिक रीजन को और इकोनॉमिक बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए इधर इकोनॉमी को यहाँ पे ये कोंकण रेलवे बनाया गया था. तो ये बुक में लिखा है आपके, वहाँ से मैंने बताया है, इसमें पीडीएफ नोट्स में नहीं है.
तो यहाँ पे क्या है कि इन रिसेंट टाइम द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट हैज़ फैसिलिटेटेड मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया. इट हैज़ फेस्ड नंबर ऑफ प्रॉब्लम. अब जब यहाँ पे कोंकण रेलवे बनाया जा रहा था वेस्टर्न कोस्ट में, बहुत दिक्कतें आई थी. कभी जो सिंकिंग हो जाती थी, यानी जो ट्रैक था वो मिट्टी में दब जाता था, है ना, इन सम स्ट्रेचेस. कुछ ही देरी में जो मतलब कुछ ही दूरी पे जो लैंड है, जो ट्रैक है वो लैंड में दब जाता था. लैंडस्लाइड्स यहाँ बहुत देखे गए, है ना. तो दिक्कतें तो बहुत थी, लेकिन पार करा उनको, और यहाँ पे बनाना था तो बनाया. लेकिन अब इस रेलवे ट्रांसपोर्ट के साथ ना कुछ इश्यूज भी हैं. ऑल्दो ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गया है. सो टुडे रेलवे हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन आर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल दी अदर ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर. रेलवे ट्रांसपोर्ट में कुछ दिक्कतें क्या हैं कि कई सारे पैसेंजर्स जो हैं वो बिना टिकट के बैठ जाते हैं, बिना टिकट के वो ट्रेन में बैठ जाते हैं. बहुत चोरियां होती हैं. कई बार रेलवे की प्रॉपर्टीज़ यानी रेलवे की चीज़ों को हम डैमेज पहुंचाते हैं. कई बार जो लोग हैं वो जो चेन्स होती हैं, जो चेन्स बेसिकली ट्रेन्स में इसलिए टांगी जाती हैं कि अगर कोई दिक्कत होती है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ट्रेन के चलते हुए, तो उसे पुल किया जा सके. जैसे कोई मान लो ट्रेन में बीमार हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो ट्रेन पुल होगी, वहाँ ट्रेन रुकेगी और जो स्टेशन है उधर से निकल जाएगी. तो पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन अननेसेसरली. लोग फालतू में ट्रेन रोक देते हैं चेन को पुल करके, और इन चीज़ों से बहुत डैमेज होता है हमारे रेलवे को. तो ज़रूरी है भाई, आपकी चीज़ है, आपकी ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, क्यों उसे ख़राब करना, है ना. अब पाइपलाइंस क्या है? देखो, पाइपलाइंस बेसिकली पाइप्स हैं, है ना. और इस पाइप में लिक्विड जो है वो ट्रैवल करता है. लिक्विड एनी फॉर्म में हो सकता है, मतलब लिक्विड कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, ठीक है, गैसेस भी हो सकते हैं. इवन लिक्विड्स एंड गैसेस जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो ज़्यादातर पाइपलाइंस के थ्रू किए जाते हैं. पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया. जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ये ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया पे एक नया है. मतलब आप अगर इंडिया के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बात करो तो ये एकदम न्यूली डेवलप्ड है. इट्स इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई. Its initial cost is high but subsequent running costs are minimal. इनिशियल कॉस्ट यानी कि जब इसे तैयार किया जा रहा होता है तो पैसा लगता है, लेकिन एक बार तैयार हो गया, काम ख़त्म हुआ इसका पाइपलाइन का, और फिर इसका यूज़ जो रहता है ना, तो यूजिंग पीरियड जो इसका रहता है, जब आप इसे यूज़ करते हो तो उसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमल है. यानी कि सेटअप करने पे पैसा लगता है, लेकिन एक बार सेटअप हो गया फिर इसका यूज़ मिनिमल है. मतलब यूज़ नहीं, सॉरी, इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो मिनिमल है. इसको इसका लेइंग कॉस्ट, इसका लेइंग कॉस्ट यानी इसको जब तैयार किया जाता है इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मगर आफ्टर कंस्ट्रक्शन इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो कम है. इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल. इसे क्यों यूज़ करते हैं? इसे यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल. तो कच्चे तेल को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसे यूज़ करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस. अगर आपको क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना है, नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना है, तो इट इज़ यूज. ओके. इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलीज. अब क्या होता था कि जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है थ्रू ट्रक्स, थ्रू रेलवेज और थ्रू एनी अदर मोड ऑफ एनी अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो क्या रहता था कि लोडिंग एंड अनलोडिंग करनी पड़ती थी. लोडिंग अनलोडिंग में क्या होता था कि जब आपने सामान को अपने ट्रैक्टर से दूसरे ट्रैक्टर में डाला, तो हो सकता है, मान लो मैंने फ्रूटी की बात की, तो फ्रूटी नहीं, चलो टमाटर की बात करते हैं. तो टमाटर है या आलू है, आपने एक ट्रैक्टर से दूसरे ट्रैक्टर में डाला, अनलोड किया आपने अनलोड किया टमाटरों को अपने ट्रैक्टर से दूसरे ट्रैक्टर में, ठीक है. जब आप एक ट्रैक्टर से दूसरे ट्रैक्टर में, यानी एक व्हीकल, एक मीड ऑफ, एक से क्या कहते हैं, एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में लाओगे, तो उस समय पर क्या होगा कि हो सकता है कुछ टमाटर पिचक जाएं. तो इससे क्या हो रहा है कि जो टमाटर थे वो कम हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं,
एंड डिलेज कैसे, लोडिंग अनलोडिंग में टाइम लग जाता है। तो ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज इसमें होती नहीं है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज, यानी जब लोडिंग अनलोडिंग होती है तो इसमें कोई तरीके का लॉस नहीं होता है। टमाटर एज इट इज़, टमाटर तो खैर इसमें नहीं ट्रैवल कर सकते, लेकिन आप पानी को ट्रैवल करवा रहे हो या ऑयल को ट्रैवल करवा रहे हो तो वो जितना अमाउंट में है उतना ही अमाउंट में वो पहुंचेगा दूसरी जगह पर, और कोई डिलेइंग इसमें है ही नहीं क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग का चक्कर ही नहीं। अब यहाँ पर आपको कुछ बताया है कि जो सॉलिड्स हैं दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन व्हेन दे आर कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्लरी। स्लरी क्या है? स्लरी, अच्छा आपकी जब मम्मी पकोड़े बनाती हैं या ब्रेड पकोड़ा या सैंडविचेस, जो भी, मतलब सैंडविचेस नहीं लेकिन जैसे ब्रेड पकोड़े बनाते हैं, तो ब्रेड पकोड़ा या कटलेट्स या टिक्की बनाने के लिए एक कोटिंग की जाती है मैदा और कॉर्नफ्लोर के घोल की। तो वो जो मैदा और कॉर्नफ्लोर का घोल होता है दैट इज अ स्लरी। सी मैदा एंड कॉर्नफ्लोर बोथ ऑफ देम आर सॉलिड्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड व्हेन वाटर इज एडेड टू देम। तो स्लरी क्या है कि स्लरी बेसिकली इज अ सॉलिड विच इज डिजॉल्व इन समथिंग। वो सॉलिड है लेकिन उसको किसी चीज़ में डिजॉल्व कर रखा है, किसी लिक्विड में डाल रखा है। तो स्लरी क्या है? स्लरी सॉलिड्स हैं जिनको किसी सॉल्वेंट में डाल रखा है, किसी लिक्विड में डाल रखा है। ऑल तो डेफिनेशन नहीं जाननी हमें स्लरी की, बस बताना था कि स्लरी क्या है। सॉलिड है जिसको लिक्विड फॉर्म में कर रखा है, पानी डाल के या कैसे भी। अब आपको कुछ इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज हम बताते हैं, जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत, गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज पाइपलाइंस। तो आप देखते हो बरौनी पाइपलाइन प्लांट है, मथुरा पाइपलाइन प्लांट है, पानीपत पाइपलाइन प्लांट है, गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, ये सब क्यों स्टैब्लिश हो पाए? पाइपलाइंस की वजह से। बरौनी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया बिल्कुल, बरौनी प्लांट, मथुरा प्लांट, पानीपत प्लांट एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट, ये सभी जो है पाइपलाइंस की वजह से ही बन पाए हैं, क्योंकि पाइपलाइंस के थ्रू ही ये जो गैसेज हैं ट्रैवल कर पा रही हैं। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। ट्रांसशिपमेंट, इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि पाइपलाइन इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं। अब कुछ हमें इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स पढ़ने हैं, इसको मैं मैप से बताऊंगी। पहले अपन इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें आसाम से कानपुर में जो पाइपलाइन नेटवर्क ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे देखो, असम से कानपुर, कानपुर का है यूपी में, तो असम से कानपुर में एक पाइपलाइन ट्रैवल कर रहा है जो ऑयल पाइपलाइन है, यानी जो ऑयल को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑयल फील्ड्स इन असम टू कानपुर। ऑयल फील्ड, एक ऑयल फील्ड असम में है और एक कानपुर में है। अरे गलत बना दिया, एक असम में है एक कानपुर में है। तो असम और कानपुर में जो ऑयल फील्ड्स हैं यहाँ पर ऑयल लाया जाता है विया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। सो ऑयल फील्ड्स इन असम टू कानपुर, ऑयल फील्ड्स जो हैं असम से कानपुर की, ऑयल फील्ड्स इन असम टू कानपुर विया गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद। तो पहला पाइपलाइन नेटवर्क आपने देखा असम से कानपुर के बीच में है। असम से कानपुर में जब ऑयल को लिया जाता है या कानपुर से असम में जब ऑयल को लाया जाता है तो वो किन किन जगहों को ट्रैवल करता है? गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद। ऑल दो बुक में बहुत डिटेल्ड में है, अगर मैं आपको बुक की लैंग्वेज में दिखाऊं तो क्या लिखा है दिखाती हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन अपर असम टू कानपुर। ठीक है, पहली चीज़ तो सेम ही है। ओहो, ये आप अपर आसाम मानो, अपर आसाम से कानपुर जब अपन लेके गए, कानपुर मैं मैप में भी दिखाऊंगी इसे आपको। तो अपर आसाम से कानपुर या कानपुर से अपर आसाम जो ऑयल फील्ड्स है, यानी जो पाइपलाइंस हमने डाल रखी हैं, तो वो
किन किन जगहों को क्रॉस करते हुए आती है, तो बीच में गुवाहाटी आता है, बरौनी आता है, इलाहाबाद आता है। अच्छा, जहाँ बरौनी है, लेट्स से बरौनी इधर है, तो बरौनी रास्ते में कहीं इधर पड़ा मान लो, है ना, तो बरौनी से एक ब्रांच निकलेगी कहीं, और वो जो ब्रांच निकलेगी वो हल्दिया की तरफ निकलेगी। तो ये मान लो बरौनी है और यहाँ हल्दिया है, तो एक ब्रांच बरौनी से हल्दिया की तरफ निकली, और बरौनी से हल्दिया की तरफ जो निकली, तो अब यहाँ पे ये अपना ये क्या है, ये बरौनी और ये हल्दिया है। अब बरौनी और हल्दिया के बीच में भी एक जगह आती है राजबंद। तो हमने क्या बोला कि इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया विया राजबंद, बीच में राजबंद भी पड़ता है। और राजबंद से एक ब्रांच निकलती है मौरीग्राम की तरफ, मैं मैप में दिखाऊंगी। मान लो ये राजबंद है, तो यहाँ पे एक ब्रांच निकली मौरीग्राम की तरफ, ये राजबंद है, यहाँ से एक ब्रांच निकली मौरीग्राम की तरफ। एंड जो गुवाहाटी बीच में पड़ता है ना, तो गुवाहाटी से एक ब्रांच निकलती है सिलीगुड़ी की तरफ। ठीक है, इसे मैप में देखेंगे अभी, एक बार रीड कर लेते हैं सारा, फिर मैप में देखेंगे। दूसरा क्या है, फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर। अब गुजरात में है एक जगह सलाया, सलाया से जालंधर की तरफ, यानी जालंधर का है पंजाब में, तो सलाया से जालंधर की तरफ भी आपकी एक पाइपलाइन रन करती है इन पंजाब विया विरा विरा विरामगम। तो यहाँ पे आपका गुजरात है, यहाँ पे जालंधर है जो कि पंजाब में है, गुजरात में सलाया जगह है, ये सलाया जगह है, और ये जालंधर है। तो सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, यहाँ से यहाँ तक एक बीच में पॉइंट आता है विया मार्गम, विरामार्गम। तो सलाया से जालंधर जहाँ जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं पाइपलाइन के थ्रू अपने लिक्विड को, तो कौन कौन से रास्ते आते हैं, मेन पॉइंट्स आते हैं बीच में, विरामगम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत। तो जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो जो बीच में जगह आ रही हैं, इस एरो में जो जगह आ रही हैं, तो वो मेन जगह कौन कौन सी है, विरामगम, सोनीपत, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। ठीक है, इसको अगर एनसीईआरटी में लिखा है कि फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब विया विरामगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। अगर हम इसके ब्रांचेस की बात करें, तो इस पाइपलाइन की कुछ ब्रांचेस निकलती हैं कोयली की तरफ और चक्षु की तरफ एंड अदर प्लेसेस। तो इसकी जैसे मान लो आप ये सलाया से जालंधर जा रहे हो, तो बीच में रास्ते कुछ ऐसे ब्रांचेस निकल जाती है, एक कोयली की तरफ, एक चक्षु की तरफ, इसको भी हम मैप में अभी देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्या आता है, गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन यूपी विया विजयपुर इन मध्य प्रदेश। क्या कहा हमने, गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात, गुजरात में एक दूसरी जगह है हजीरा, यहाँ पे गुजरात में बहुत सारा पाइपलाइन आपको दिख रहा है, राइट। गुजरात में एक जगह है हजीरा, वहां से एक पाइपलाइन निकलती है टूवर्ड्स जगदीशपुर। तो गुजरात की हजीरा और यूपी के जगदीशपुर को कनेक्ट करने वाली भी एक पाइपलाइन है। और ये जो पाइपलाइन निकल रही है, ये मतलब मान लो कि ये गुजरात है और ये आपका यूपी है, गुजरात का हजीरापुर है, यूपी का जगदीशपुर है। तो यहाँ से यहाँ जो पाइपलाइन निकल रही है, तो जो बीच में मेन पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है विजयपुर इन मध्य प्रदेश। वो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, विजयपुर इन मध्य प्रदेश। ठीक है, सो ओनली वन पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट हियर विच इज विजयपुर इन मध्य प्रदेश, जो कि मेन पॉइंट है। ठीक है, अब इसकी ब्रांचेस की बात करें तो इस एरो
में अगर मैं और 2-3 एरो बना दूँ तो वो ब्रांचेस हैं। यानी कि ये जो पाइपलाइन ट्रैवल कर रही हैं, गैस पाइपलाइन गुजरात से यूपी की तरफ, तो बीच-बीच में कहीं इसके क्या आ रहे हैं, ब्रांचेस भी आ रहे हैं, यानी कहीं-कहीं जगह ये और जा रही है। तो इट हैज़ ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान, शाहजहाँपुर, बबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। तो इसकी एक ब्रांच निकलती है कोटा, जो कि राजस्थान में है उधर, और उत्तर प्रदेश की कुछ जगह हैं जैसे शाहजहाँपुर और बबराला, तो वहाँ पे भी इसकी ब्रांचेस ऐसे निकल जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये पूरा मैप में। तो यहाँ आप देखिए कि ये आपको दिख रहे हैं, यू कैन सी, जैसे मैं आपको पूरा डिटेलिंग में नहीं बता रही हूँ, आप देख रहे हो कि ये ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है। बीच बीच में आप देखो कि कहीं कहीं ब्रांचेस भी निकल रही है, जैसे ये ब्रांच निकल जा रही है तो ब्रांचेस भी निकल रही हैं, राइट। तो आप यहाँ से अच्छे से रीड कर सकते हो। जैसे देखो इधर एक निकल गई ब्रांच, देखा था ना हमने, राजबंदी से कहाँ जा रहा है, मौरीग्राम जा रहा है। अच्छा, बरौनी से कहाँ आ रहा है, वो हल्दी आ रहा है थ्रू राजबंदी, और राजबंदी से फिर वो मौरीग्राम भी जा रहा है ना। तो इस तरह से आप मैप को देखिए। एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं तीनों चीज़ें। ऑयल फील्ड है अपर असम, ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर विच इज़ इन यूपी, via गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद, इसकी ब्रांचेस की बात करें तो इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरानी टू हल्दिया, via राजबंद टू मौरीग्राम मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। उसके बाद दूसरा आता है कि जो सलाया है गुजरात में, वहाँ से जाती है जालंधर इन पंजाब की तरफ। कहाँ कौन कौन से पॉइंट से जाती है, विरामगम, ठीक है, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। फिर गैस पाइपलाइन है फ्रॉम हरजेरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन यूपी विया विजयपुर इन मध्य प्रदेश। ओके, एंड ये हो गया। उसके बाद ब्रांचेस भी याद रख लेना, जैसे कि सलाया टू गुजरात में हमने देखा था, मतलब सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब वाले में, दैट मीन्स इस वाले में, है ना, इस वाले में हमने देखा था कि इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ आती हैं। इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली विच इज़ नियर वडोदरा इन गुजरात, चक्षु एंड अदर प्लेसेस। तो अगर हम बात करें सलाया से जालंधर की तरफ, तो इसकी एक जो आती है ब्रांच वो कोयली की तरफ आती है। कोयली कहाँ पे है, नियर वडोदरा, वडोदरा जिसे हम बड़ौदा भी कहते हैं, जो कि गुजरात में है। और एक इसकी जो ब्रांच है वो चक्षु में है, और कुछ और भी प्लेसेस हैं जहाँ पर इसकी ब्रांचेस हैं, जो सलाया से जालंधर पाइपलाइन जा रही है वहाँ तक की। फिर गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट छत्तीसपुर इन उत्तर प्रदेश। गैस पाइपलाइन जो है, जो कि कनेक्ट करती है हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी, तो इट इज़ थ्रू विजयपुर, विजयनगर नहीं है, विजयपुर है, ठीक है, विजयपुर इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हजीरा इन गुजरात connects Jagdishpur in UP. The points are Vijaypur, which is in Madhya Pradesh. It has branches to Kota in Rajasthan, Shahjahanpur and Babrala and other places of Uttar Pradesh. ठीक है, बस। अब वाटरवेज देख लेते हैं हम जल्दी से। वाटरवेज क्या है, वाटरवेज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये बहुत सूटेबल है फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। अगर आपके पास बहुत हैवी और बल्की गुड्स हैं, सो यू कैन यूज़ दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फ्यूल एफिशिएंट है एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इसकी ये खासियत है कि ये फ्यूल एफिशिएंट है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल नहीं लगता या फ्यूल नहीं लगता, है ना। और एनवायरमेंटल फ्रेंडली कैसे है, क्योंकि अब ज़्यादा इसमें फ्यूल नहीं जा रहा है, तो ज़्यादा फ्यूल नहीं जा रहा है यानी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं हो रहा है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया ये इस तरह से। तो वाटरवे क्या है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, फर्स्ट थिंग। मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, सेकेंड थिंग। सर इट्स फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि वाटरवे क्या है, एक बड़ा चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चीपेस्ट, सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये यूज़ किया जा सकता है हैवी और बल्की गुड्स को कैरी करने के लिए, फ्यूल एफिशिएंट है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है।
इंडिया का इनलैंड नेविगेशन वाटरवे की बात करें, इनलैंड नेविगेशन वाटरवे यानी कि जो नदियों के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, तो अगर हम नदियों को नापें तो हमारी जो इंडिया में जितनी सारी नदियाँ हैं जिनसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उनकी जो लेंथ है वो है 14,500, यानी कि ये लेंथ है हमारी उन रिवर्स की, उन इनलैंड वाटरवेज यानी उन रिवर्स की जिनसे ट्रेड हो रहा है। और अगर हम बात करें, नहीं एक सेकेंड, मैंने एक चीज़ गलत बोल दी है यहाँ पे। गलत क्या बोल दी है मैंने, ये गलत बोल दी है कि ये जो आपको 14,500 दे रखा है, ये टोटल वाटरवे आपको दे रखा है, यानी ये आपका पूरा इनलैंड वाटरवे है। इनलैंड वाटरवे यानी कि ये पूरा आपका पानी वाला इलाका है, ठीक है, रिवर्स वाला इलाका है। ये आपकी पूरे रिवर्स की लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द रिवर्स आपकी इंडिया में जो है वो 14,500 है। इन 14,500 में से 5,685 किलोमीटर्स ही ऐसी आपकी रिवर्स है जो कि क्या है, नेविगेबल है बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स, यानी जिन पर शिप्स एंड बोट्स ट्रैवल कर सकती हैं। फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज बाय गवर्नमेंट। वो वाटरवेज जिन पर से ट्रेड हो सकता है उनको हमने क्या कहा है, नेशनल वाटरवेज कहा है गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, अब इंडिया की कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर्स है। इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर एंड 181 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स। अब इंडिया में 12 तो मेजर और 181 मीडियम एंड माइनर पोर्ट है। अब हम इतने मीडियम माइनर पोर्ट के पढ़ने नहीं वाले, हम केवल मेजर पोर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आता है कांडला, कहाँ पे है, कच्छ में है। कांडला इन कच्छ was the first port developed soon after independence। जो कांडला पोर्ट है एक टाइडल पोर्ट है, यानी यहाँ पे टाइड्स एक्सपीरियंस की जाती हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी का, और ये जो इलाका है ये इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ मुंबई एंड इंडस्ट्रियल इम्पोर्ट ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ मुंबई बिगेस्ट पोर्ट विद, हाँ। और अगर हम बात करते हैं मुंबई की, तो जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है मुंबई की इज बिगेस्ट पोर्ट विद स्पीशियस नेचुरल वेल शेल्टर्ड, हाँ। तो यहाँ पे आपको मुंबई पोर्ट के बारे में बताया है कि मुंबई पोर्ट क्या है, बिगेस्ट पोर्ट है। यहाँ पे स्पेशियस नेचुरल और वेल शेल्टर्ड हार्बर है। हार्बर क्या होता है, हार्बर बेसिकली वो इलाका है, वो पॉइंट है जहाँ पर जो शिप्स हैं वो आकर के रुकती हैं। ये कर्व्ड फॉर्म में होता है कुछ ऐसे। तो मुंबई में जो मुंबई पोर्ट है वहाँ पर ये नेचुरल पाया जाता है। तो मुंबई पोर्ट बिगेस्ट पोर्ट है, स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर यहाँ का है। अगर मैं बात करती हूँ, देखो अभी मेरे पास कौन कौन से कवर हो गए, कांडला पोर्ट कवर हो गया, तो कांडला पोर्ट के बाद हमने मुंबई पोर्ट देखा। मरमागांव पोर्ट ये क्या है, प्रीमियम आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट है कंट्री का। अब उसके बाद एक मैंगलोर पोर्ट आता है, ये कर्नाटका में है। कैटोज टू एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर कंसनट्रेट्स फ्रॉम कोद्रेमुख माइंस। अब ये जो कर्नाटक में ये जो पोर्ट है ना अपना कर्नाटका पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट है इसका नाम। तो नया मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है। तो ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है आयरन और कंसनट्रेट की फ्रॉम कोद्रेमुख माइन। कोद्रेमुख माइन से ये एक्सपोर्ट होती है वर्ल्ड वाइड थ्रू मैंगलोर पोर्ट। कोची क्या है, एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून विद नेचुरल हार्बर। जो मरमागांव पोर्ट है उसको हमने देख लिया, द मैंगलोर पोर्ट भी हमने देख लिया। कोची क्या है, ये एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है और ये कहाँ लोकेटेड है, एट द एंट्रेंस ऑफ द लगून विद अ नेचुरल हार्बर। लगून क्या होता है, एक छोटा सा वाटर बॉडी है जो 3 तरफ से लैंड से घिरा हुआ रहता है। तो ये ऐसा आपको लगून दिखेगा
तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ, एक तरफ से खुला है, यानी कि यहाँ पे फिर अगेन हो क्या सकता है, यहाँ पे शिप्स आके रुक सकती हैं। तो ये लगून ही है जो नेचुरल हार्बर यहाँ पे बनाता है। एयरवे है। अब एयरवे क्या है, इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टेरेन लाइक हाई माउंटेन्स, ड्रेरी डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट एंड ऑल्सो along oceanic stretches with great ease। अब ये एयरवे क्या है, ये कवर करता है डिफिकल्ट टरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट, ओशनिक स्ट्रेचेस विद ग्रेट ईज। अब देखो हमने देखा था कई इलाकों पे रोड्स नहीं कई इलाकों पे हम रेलवेज नहीं बना सकते, और रेलवेज नहीं बना सकते तो दिक्कत तो है, क्योंकि रोड्स भी नहीं बन सकती, जैसे फॉरेस्ट का इलाका हो गया। अब मान लो फॉरेस्ट के इलाका है, तो फॉरेस्ट के इलाके में हम क्यों नहीं बना रहे हैं रेलवे, क्योंकि पेड़ काटना पड़ेगा। अगर हम कहें कि नहीं हम रोडवे बना देंगे पेड़ काट के, तो इससे अच्छा आप रेलवे बना लो। तो हमें पेड़ नहीं काटने, हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा सिस्टम लाना है जिससे हम ऊपर ही ऊपर ट्रैवल कर जाए, लेकिन ट्रैवलिंग फास्ट हो। तो हमने क्या किया, एयरवे लॉन्च कर दिया। हाई माउंटेन्स को, डेजर्ट्स को, है ना, डेंस फॉरेस्ट को कवर करना है या ओशनिक एरिया को कवर करना है, तो आप एयरवे से कर सकते हो। एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज कब हुआ था, 1953 में हुआ था। एयर इंडिया प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड करता है हेलीकॉप्टर सर्विसेज ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन को इन इट्स ऑफ शोर ऑपरेशन। इसके ऑफ शोर ऑपरेशन में क्या है, ऑफ शोर ऑपरेशन में ये है कि वो इलाके जो इनएक्सेसिबल हैं या डिफ़िकल्ट टरेन्स के हैं, तो वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर्स रन करता है और वहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड करता है। तो डिफ़िकल्ट टरेन्स लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल, तो देयर यू कैन यूज़ एयरवे। कम्युनिकेशन क्या है, द पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूड टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म। कम्युनिकेशन होता है आप जब मैसेजेस को कम्युनिकेट करते हो, कन्वे करते हो, तो वो कैसे किया जा सकता है, टेलीविजन के थ्रू किया जा सकता है, रेडियो के थ्रू किया जा सकता है, प्रेस के थ्रू किया जाता है, फिल्म के थ्रू किया जा सकता है ना। इंडिया पोस्टल नेटवर्क। अब देखो पोस्टल नेटवर्क यानी कि पोस्ट जो हम जो डाक भेजते हैं, तो हम मैसेजेस को आज तो फ़ोन से कन्वे कर देते हैं, लेकिन उस टाइम पर फ़ोन नहीं थे तो हम लेटर्स भेजते थे। तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। कार्ड्स एंड एनवेलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल यानी प्रायोरिटी में है। अब कोई कार्ड या कोई एनवेलप है, मान लो 10 तारीख की शादी है किसी की, अब अगर हम इस कार्ड को प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे तो 10 तारीख पार भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी और वो मेहमान लोग भी नहीं आ पाएंगे। तो कार्ड्स एंड एनवेलप्स इनको फर्स्ट क्लास मेल में रखा जाता है, क्योंकि ये ऐसा मैसेज कंटेन करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है। इम्पॉर्टेंट मैसेज इन द सेंस कि लेट्स से वो XYZ इंसान बीमार हो गया है, आपको देखने के लिए जाना है, तो उस समय आप फ़ोन तो कर नहीं सकते थे कि भाई साहब ये बीमार हो गए हैं, आप देखने के लिए आइए। उस समय पर क्या करते थे हम, पत्र लिखते थे। तो पत्र लिख करके हम क्या करते थे, मैसेज कन्वे करते थे। अब मैसेजेस जो कन्वे यहाँ पे किए जा रहे हैं वो कार्ड्स एंड एनवेलप्स के थ्रू किए जा रहे हैं, और ये मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी पहुँचने चाहिए, है ना, अप टू डेट होने चाहिए, टाइमली पहुँचने चाहिए। तो इस वजह से क्या ज़रूरी है कि हम इसको फर्स्ट क्लास मेल में रखें, यानी प्रायोरिटी में रखें। सेकेंड क्लास मेल में वो चीज़ें आती हैं जो कि लेस प्रायर होती हैं, इम्पॉर्टेंट है, इनका भी ट्रांसपोर्टेशन होना है, लेकिन आज नहीं तो कल इनका ट्रांसपोर्टेशन अगर 1-2 दिन डिले भी हो गया तो किसी की लाइफ या किसी का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा एज सच। तो बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड periodicals दे आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड क्लास मेल। To facilitate quick delivery of mails in large towns and cities, 6 mail channel have been introduced recently। अब ये 6 मेल चैनल क्या है, 6 मेल चैनल एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू हम क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स कर सकते हैं लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़ में। सो दे आर कॉल्ड राजधानी। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा 6 मेल चैनल को, राजधानी चैनल, ग्रीन चैनल, मेट्रो चैनल,
बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल, पीरियोडिकल चैनल। इसे याद करवाने की आपको एक ट्रिक मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या कहा है कि लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़ के लिए इसे बनाया गया है। अब लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़ में हमारी राजधानियाँ आती हैं, राजधानी है ना, यानी कि जो कैपिटल्स हैं। तो कैपिटल्स हम जैसे दिल्ली कैपिटल है, जयपुर कैपिटल है ना, देहरादून कैपिटल है। तो कैपिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर इन कैपिटल्स से आप याद रखोगे राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल। अब जितनी भी सारी कैपिटल्स होती हैं जो वो मेट्रोपॉलिटन होती हैं, तो मेट्रो चैनल इस तरह से याद हो गया। ग्रीन चैनल, ठीक है। अब जितनी हम एक चीज़ को रेफर कर रहे हैं, हम एक चीज़ ले रहे हैं बिग सिटीज़ को, और बिग सिटीज़ हमने राजधानी मान लिया है। अगर बिग सिटीज़ राजधानी है तो राजधानी चैनल होगा। राजधानी को आप कह सकते हो कि मेट्रो सिटी है तो मेट्रो चैनल होगा। और हमें पता है कि ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया का सबसे ज़्यादा नारा भी दिल्ली में दिया जाता है, और दिल्ली क्या है, एक राजधानी है। तो दिल्ली में हमने बोल दिया ग्रीन चैनल। तो राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, 3 याद हो गए। अब सबसे ज़्यादा बिजनेस और ट्रेड भी इधर ही होता है, तो बिजनेस चैनल भी आपका कहाँ आ जाएगा, इन मेट्रोपॉलिटन बड़ी सिटीज़ में आ जाएगा। और बल्क मेल चैनल, जहाँ पे मेल्स एक दो नहीं होती हैं, बल्क में होती है, जहाँ पे इतना बिजनेस चल रहा है, इतनी हबड़ तबड़, इतना वर्कहॉलिक लाइफ है, कभी इस वाले पोस्ट की ऑफिस, कभी उस वाले पोस्ट की ऑफिस। तो बल्क मेल चैनल। पीरियोडिकल चैनल, यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि सबको इतने मज़ा आता है मैगजीन्स पढ़ने में कि पीरियोडिकल चैनल भी है इधर। तो राजधानी चैनल, ठीक है, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, देन हमने याद किया था बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिकल चैनल। ये हैं हमारे 6 मेल चैनल्स विच आर डेवलप्ड इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स। ओके, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। अच्छा, अब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड क्या है? ट्रेड का मतलब है कि गुड्स का एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स, कंट्रीज, इसे हम ट्रेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुकानदार अंकल के पास गई, चॉकलेट लेकर आ गई, तो यहाँ पर भी ट्रेड हो गया। यहाँ पे दो लोगों के बीच में ट्रेड हुआ है। दो स्टेट्स के बीच बीच में भी ट्रेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टेट में बहुत सारा वुड मिलता हो, और जैसे हमारा राजस्थान है, यहाँ पे तो बेचारा लकड़ी फॉरेस्ट है ही नहीं। तो यहाँ पर हो सकता है कि मध्य प्रदेश से वुड का इंपोर्ट होता हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ है बिटवीन टू स्टेट्स। तो ये स्टेट्स का ट्रेड हो गया, स्टेट्स के बीच में ट्रेड हो गया। और इंटरनेशनल ट्रेड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर ट्रेड। आज इंडिया के पास इतना कॉटन है, पूछो मत। इतने कॉटन का इंडिया क्या करेगी, थोड़ा और बेचारे देशों को भी बेच आती है, जैसे यूएसए, यूके। तो वो देश जहाँ पे किसी चीज़ की डिमांड हो, और वो देश जहाँ पे किसी चीज़ की सप्लाई हो, मतलब खूब भरपाई हो, तो उस देश से जहाँ पे खूब सारी चीज़ें प्रेजेंट हो, तो डिमांड लोकेशन पे मूवमेंट करवा दिया जा सकता है गुड्स का। तो इंडिया सप्लाई लोकेशन की तरह एक्ट करता है, और यूके, यूएसए डिमांड लोकेशन की तरह एक्ट करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली द ट्रेड ऑफ कॉटन। राइट, कॉटन की बात मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। तो ट्रेड इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ गुड अमंग पीपल, अमंग स्टेट्स, अमंग कंट्रीज। ओके, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। अगर ये ट्रेड दो कंट्रियों के बीच में हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ हायरार्की। वी आर गोइंग टू सी दैट how we are moving from international trade towards the local trade. International trade हुआ, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेड। अब कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी, कुछ चीज़ें इंपोर्ट होंगी। फॉर एग्जांपल, कॉटन इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इंडिया के पास इंपोर्ट क्या होता है, तो इंडिया के पास आपकी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है, ज्वेलरी इंपोर्ट होती है ना। तो कुछ चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट हो रही हैं और कुछ चीज़ें इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। When value of export exceeds the value of import, it's called favorable balance of trade. अब जैसे होता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा कुछ है, मतलब मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हाँ एक तो छोटी मोटी चीज़ें उनकी कमी है,
तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को दूसरे दुनिया को दूंगी, दूसरे लोगों को दूंगी। हाँ, तो जब मैं एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही हूँ, मतलब कि मेरे पास इतना आया, मैं क्या करूँ, थक गई, इतनी सारी चीज़ें रख रख के मैंने दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया, दूसरे लोगों को एक्सपोर्ट कर दिया। तो जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो, व्हेन एक्सपोर्ट इज़ मोर, मतलब आप दे ज़्यादा रहे हो ले कम रहे हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट कम है, दैट मीन्स आपका जो ट्रेड है वो फेवरेबल बैलेंस में है। सो इज कॉल्ड द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इम्पोर्ट से, तो इसे हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी इनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, जहाँ पे एक्सपोर्ट कम हो और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अभी दो तीन चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, इंटरनेशनल ट्रेड, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। हाँ, टूरिज्म एज अ ट्रेड, tourism has proved itself as one of the most important aspect of trade। अब आप बोलेंगे कि ट्रेड टूरिज्म में कैसे हो रहा है। देखो, ट्रेड क्या है, ट्रेड है एक्सचेंज ऑफ, मतलब ट्रेड क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, among people, among goods, among नहीं सॉरी, exchange of goods among people, among states, among countries। अब मान लो टूरिज्म इंडिया में आता है, तो इंडिया की में टूरिज्म क्यों आता है, इंडिया में टूरिज्म फ्री में नहीं मतलब फ्री के काम के लिए नहीं आता है। जब इंडिया में टूरिज्म आता है तो वो इंडिया के कितने सारे ट्रांसपोर्टेशंस को यूज़ करता है। इंडिया में जब ट्रांसपोर्टेशन को वो यूज़ कर रहा है तो इंडिया के इंसान का ही तो पैसा उसको ही तो मिल रहा है ना। कोई फॉरेनर इंडिया में आया तो वो इंडियन ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेगा तो पैसा इंडियन को मिलेगा। हम बहुत खुश हो गए, हम भी इंडियन है, उसको भी इंडियन, हमने इंडियन को पैसा दिलवा दिया। अच्छा, इंडियन की मेडिकल सर्विस, मतलब इंडिया के जो ये हॉस्पिटल्स हैं इतने चीप पड़ते हैं दूसरे देशों के लोगों को कि दूसरे देश के लोग यहाँ पे आते हैं एज अ मेडिकल टूरिस्ट। तो मेडिकल टूरिस्ट जब यहाँ पे आ रहा है तो वो भी तो ट्रेड कर रहा है। इंडिया की सर्विस है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इज़ अ सर्विस। ठीक है, आप हेल्थ सेक्टर में बात करो तो जब आप किसी का जान बचा रहे हो तो वो एक सर्विस है। तो दूसरे देश के लोग यहाँ आते हैं और ये सर्विस लेकर के जाते हैं, तो सर्विस ले ली ना लोगों ने, दैट मीन्स यहाँ पे भी ट्रेड हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लोग यहाँ पे जब इंडिया में घूमने आते हैं, तो इंडिया में लोग जब घूमने आते हैं कितनी सारी वेरियस चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। इंडिया में टिकट सिस्टम, मतलब हर चीज़ पर आपको कोई भी राइड लेनी है किसी चीज़ की तो आपको कुछ टिकट भी देना पड़ता है। अब वो जो टिकट जा रहा है वो भी तो अपने इंडियन इंसान के पास ही जा रहा है। तो इंडियन इंसान के पास अगर पैसा आ रहा है दैट मीन्स कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो टूरिज्म एज अ ट्रेड में हम देख रहे हैं, टूरिज्म हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड। टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटैंशियली। इट हेल्प्स एज प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अब नेशनल इंटीग्रेशन कैसे, आज मैं चाहूँ तो दिल्ली जा सकती हूँ, बॉम्बे जा सकती हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। ठीक है, तो जो टूरिज्म है बेसिकली ये क्या कर रहा है, पूरे देश को एक करके रख रहा है। आज मैं मुंबई जाती हूँ तो मैं वहाँ का खाना खाऊंगी, यानी कि नेशनल इंटीग्रिटी आ रही है। अब आज आप कहीं पर भी हो, आप किसी भी जगह पे हो, आप इंडिया में आकर के कहीं पे भी घूम सकते हो, मज़े कर सकते हो। और इस तरह से आप देख सकते हो कि नेशनल इंटीग्रिटी बढ़ रही है। आज राजस्थानी मुंबई में है, मुंबई वाला राजस्थान में है। ठीक है, तो सब लोग मिक्सड अप हो गए हैं, सोसाइटी एकदम मिक्सड हो गई है अच्छे से। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर लोकल हैंडीक्राफ्ट। अब आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पर भी टूरिज्म जाता जाता है तो वहाँ वहाँ पर आपको बहुत अलग अलग तरह के हैंडीक्राफ्ट्स दिखते हैं। अब जैसे कि आप किसी भी घूमने की जगह पे जाओ तो आपको अगल बगल में शॉप्स देखेंगी जहाँ पे डेकोरेटिव्स बिक रहे हैं, या फिर जहाँ पे जैसे आई लव गोवा बिक रहा है, जहाँ पे कोई मैग्नेट बिक रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं। और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये टूरिज्म कर रहा है। तो यहाँ पे भी टूरिज्म एज अ ट्रेड हो गया। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कल्चरल परसुएट्स। ठीक है,
डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट आर कल्चर एंड हेरिटेज। अब जब दूसरे देश के लोग इंडिया में आते हैं तो वो इंडिया का रिच कल्चर और हेरिटेज जानते हैं, एंड देर आर मेनी फॉरेनर्स जो इंडिया से लौटने के बाद इंडिया का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स इंडिया का कल्चर और हेरिटेज इतना इन्फ्लुएंसिंग है कि अदर कंट्रीज आर ट्राइंग टू फॉलो इट। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि किस तरह से टूरिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सोसाइटी में। थैंक यू।